नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल बाहर लेकर पैदा हुए नवजात शिशु का ऑपरेशन सफल। 30 डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे तक सर्जरी कर 7 दिन के नवजात को दिया जीवन दान। नक्शा विचलन कर बिल्डिंग बनाने के मामले पर विधायक बन्ना गुप्ता एवं विधायक रघुवर दास ने उपायुक्त और जुस्को के अधिकारियों के साथ की बैठक। और स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा हत्याकांड का जिला पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 पुलिस की गिरफ्त में 1 फरार। अब खबरें विस्तार से। तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल में डॉक्टर परवेज आलम और उनकी टीम ने 6 घंटे में 7 दिन के नवजात के दिल का सफल ऑपरेशन कर बच्चे को जीवन दान दिया। बच्चे का जब जन्म हुआ था तो उसका दिल उसके शरीर के बाहर धड़क रहा था। तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में 7 दिन के एक ऐसे नवजात शिशु की जटिल सर्जरी की गई जिसका दिल शरीर के बाहर धड़क रहा था। इस विकार को एक्टोट्रिया कार्डिस कहते हैं और यह दुनिया भर के करीब 1 अरब की आबादी में मात्र 8 शिशुओं में पाया जाता है। डॉक्टर परवेज आलम सहित अस्पताल के 20 कार्डियक सर्जन और प्लास्टिक सर्जनों ने 6 घंटे तक मेहनत कर इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाया। डॉक्टर परवेज आलम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस तरह की सर्जरी में मरीज के जीवित बचने की उम्मीद सिर्फ 40% होती है। उन्होंने बताया कि बच्चे को अभी 3 स्टेज के और सर्जरी से गुजरना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 90,000 तक खर्च आया है और जो भी खर्च आता है उसका वहन अस्पताल प्रबंधन करेगा। एक बहुत ही रेयर बीमारी का बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन किया गया। इस बच्चे का हार्ट शरीर के बाहर था। उसको पहले चरण के ऑपरेशन में उसके ऊपर आर्टिफिशियल कवर लगा करके उसको लाइफ सेविंग ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन ईस्टर्न इंडिया का पहला ऑपरेशन है जो कि अभी तक किया गया। और ऑपरेशन किए हुए बच्चे को तकरीबन 24 घंटे हो जाएंगे अभी 2 बजे, और अभी तक बच्चा ठीक है। वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया गया है। बच्चे का सारा पैरामीटर्स अभी तक ठीक चल रहा है। अभी तक जो रिपोर्टेड है न्यूज़पेपर्स में, दुनिया भर में 23 ऑपरेशन इस तरह के किए गए। इंडिया में जो हमने अभी तक देखा लिटरेचर में तकरीबन 6 ऑपरेशन किए गए हैं। झारखंड में कोई ऑपरेशन, ईस्टर्न इंडिया में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये पहला ऑपरेशन इस जगह पे हुआ है। अभी तकरीबन इस बच्चे पे 90,000 का खर्चा अभी तक आ चुका है। कल के ऑपरेशन में 60,000 का खर्चा लग चुका है। इसके पहले कुछ टेस्ट सिटी स्कैन वगैरह हुआ है, सब मिला करके 90,000 का खर्चा आ चुका है। सर बता रहे कहाँ से फंडिंग हुआ है? इसमें जो हमारे जो ट्रस्टी हैं मुनुबंद भट्टाचार्य जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक का जो खर्चा है उन्होंने बेयर करने के लिए हम गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में बिल्डरों द्वारा नक्शा विचलन कर बिल्डिंग निर्माण, अवैध निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में विधायक बन्ना गुप्ता, विधायक रघुवर दास एवं जुस्को के पदाधिकारी भी शामिल थे। उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में जुस्को के पदाधिकारी के अलावा विधायक बन्ना गुप्ता, विधायक रघुवर दास सहित JNAC और 26 पदाधिकारी भी शामिल थे। बैठक में बिल्डर्स द्वारा कई स्थानों पर बिल्डिंग कोड का पालन नहीं करना तथा नक्शा विचलन कर भवन निर्माण पर चर्चा हुई एवं कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि बिल्डरों से पहले MNSC और JNAC के पदाधिकारी का इंजीनियर दोषी है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता का कहीं से दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि नक्शा विचलन से मानवीय मूल्यों को कितना नुकसान पहुंचा है। ये बैठक में बातचीत ये हुआ कि जो भी बिल्डिंग कोड का वायलेशन हुआ है, वो वायलेशन कराने वाला आदमी आखिर कौन है? वो वायलेशन कराया है MNSC, JNSC या जो विशेष पदाधिकारी हैं उन लोगों ने और उनके इंजीनियरों ने। और समिति ने ये कहा है कि भाई सबसे बड़ा दोषी तो वो है और बिल्डर उसके बाद दोषी है, और उपभोक्ता का हमारे नज़र में कोई दोष नहीं है। जो कंज्यूमर हैं उनका क्या दोष है? वो थोड़ी देख रहे हैं कि परमिट में क्या है। अभी परमिट ये लोग लेता है G2 का, और परमिट से जाके कंप्यूटर में परमिट का जगह हटा देता है, स्कैन कर देता है और G4 कर देता है। तो एक आम उपभोक्ता क्या जानेगा? तो हमने ये कहा DC को
सुझाव के तौर पर कि आप इसका एक वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में और समाचार पत्रों में ये दीजिए कि भाई कितने बिल्डर को क्या नक्शा पास हुआ है, क्या परमिट पास हुआ है, G2 हुआ है कि जी, ताकि कोई उपभोक्ता जो है वो बिल्डरों का भी कोप भाजन ना हो और सरकारी अधिकारियों का भी कोप भाजन ना हो। अभी ऐसा हो रहा है कि एक बिल्डर एक फ्लैट को 4 जगह रजिस्ट्री कर दे रहा है, जिसके लिए कई केस हुए हैं। तो उससे आम आदमी बहुत प्रभावित हो रहा है। दूसरा है कि बिल्डिंग नॉर्म्स के विरुद्ध इतनी बड़ी बन रही हैं कि जिसके कारण जो है बस्तियों के लोगों का जीना दुश्वार है। तो हमने ये उनसे ये भी कहा कि भाई आज की जरूरत भी है बिल्डिंग बड़ा करना, तो FIR भी उसका बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है वो भी रुकना चाहिए। और हम बिल्डरों के खिलाफ कभी नहीं है, हम बिल्डरों के पक्ष के भी आदमी हैं, लेकिन बशर्ते कि बिल्डर बस्ती के लोगों को परेशान ना करे, नियमों का उल्लंघन ना करे, बिल्डिंग कोड का जो है कि थोड़ा बहुत पालन जरूर करे। एकदम बिल्डिंग कोड को एकदम वायलेशन में कर देगा तो ये उचित बात नहीं होगी। तो उस पर आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से, चूँकि समिति अपनी तरफ से क्या कहेगी, जो मीटिंग हुई है वो DC ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाए। मानगो के स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा हत्याकांड का उद्भेदन जिला पुलिस ने कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि एक फरार है। SSP अमोल वेणुकांत ने संवाददाता सम्मेलन कर मानगो के स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में रफी अहमद उर्फ राजू, जो सरायकेला खरसावा का रहने वाला है, तथा बाबू उर्फ मोहम्मद बशीर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उनके पास से एक देसी पिस्टल व 2 जीवित कारतूस बरामद हुआ है। एक और आरोपी मोहम्मद आरिफ फरार है। 29 नवंबर को बोड़ाम थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप एक अज्ञात शव पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था, जिसकी अनुसंधान के क्रम में स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार के रूप में पहचान की गई थी। और इसी हत्याकांड को अनुसंधान करने के लिए हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया था और अनुसंधान के क्रम में, तकनीकी जांच के क्रम में हम लोगों को कुछ व्यक्तियों की गतिविधि संदिग्ध नजर आई थी, जिसके क्रम में हम लोगों ने रफ़ी अहमद उर्फ राजू, जो कि कपाली OP सरायकेला जिला का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई, जिसके क्रम में उसने इस घटना में अपने शामिल होने की बात बताई और इसके साथ ही अन्य अपने 2 सहयोगियों का नाम बताया, जो कि बाबू उर्फ मोहम्मद बशीर, जो भी कपाली सरायकेला जिला का ही रहवासी है, और इसके अलावा एक मोहम्मद आरिफ, जो कि आज़ाद नगर बगान शाही का है। इन मुख्य रूप से इसमें जो मोहम्मद आरिफ है, इसने जो स्वर्ण व्यवसायी है उसको एक 40,000 रुपये में इंडिका गाड़ी देने की बात कही थी और उसी ने उस शाम में उसको अपने साथ में बिठा के वो मोटरसाइकिल पे ले गया था। मुख्य रूप से इनकी योजना थी कि उसको 40,000 रुपये ले के बहाने उसके बुलाकर उस पैसे को लूट लेना है। और जब जहां घटना स्थल है वहां पे उसको ले जाया गया तो जब उसके पैसे इन लोगों के द्वारा छीने गए तो आपस में जो है छीना झपटी होने लगी। उसी क्रम में जो है, क्योंकि मोहम्मद आरिफ इसको जानता था, इसलिए इनके द्वारा और इसके जो 2 सहयोगी है इनके द्वारा पत्थर से कूच के इसकी हत्या कर दी गई। इनका मुख्य उद्देश्य जो था इसको लूटने का ही था, इसलिए उन्होंने पूरी ही प्लानिंग की हुई थी और साथ में ये हथियार भी कैरी कर रहे थे, जो कि पुलिस के द्वारा इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। इस घटना में मुख्यतः उद्देश्य इनका जो है स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करना था, क्योंकि मोहम्मद आरिफ जो पूर्व में भी इस तरह के कई अनुसंधान के क्रम में बात आई है कि इसने उस एरिया में कई लोगों को इस तरह का झांसा देकर पूर्व में भी लूटा है। और चूंकि ये घटनाएं अनरिपोर्टेड थी इसलिए इसका नाम अभी तक सामने नहीं आया था। इसके अलावा जो रफ़ी अहमद है वो भी पूर्व में उसका आपराधिक इतिहास रहा है और वो पूर्व में भी एक चार्जशीटेड क्रिमिनल रहा है।
टाटा मोटर्स परिसर में अवस्थित यजाकी इंडिया के प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को उपायुक्त से मिलकर अपना पक्ष रखा, मगर उपायुक्त ने कहा बिना दस्तावेज के वे कोई मदद नहीं कर सकते हैं। टाटा मोटर्स परिसर स्थित यजाकी इंडिया के प्रशिक्षुओं ने उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल से मिलकर अपना पक्ष रखा। उपायुक्त ने उनकी बातें सुनी और कहा कि उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो लेकर आए, तभी वे उनकी कोई मदद कर सकते हैं। जब यजाकी इंडिया लिमिटेड कंपनी खुली, सभी लोगों को यह कहकर और ये मतलब ज्वाइन कराया गया, एग्जाम लिया गया और इंटरव्यू लिया गया और यह कहकर ज्वाइन कराया गया कि 3 साल के बाद आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। मगर आज यजाकी इंडिया लिमिटेड जो है अपना बढ़िया बिस्तर बांध के भागने का मूड में है और सारे ऑपरेटर्स को परीक्षा दोबारा लेकर उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसी के विरोध में हम लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने सीधा बोला कि आप लोग को जो करना है कर लो, जब हमारे पास काम आएगा तो बुलाएंगे, नहीं आएगा नहीं बुलाएंगे। इस तरह से हमें गोल मटोल बात करके यजाकी इंडिया लिमिटेड जो है भगाने के लिए आप लोग डी साहब से मिले। डी साहब क्या बोले? डीसी साहब बोले कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ बात करेंगे। अभी आप लोग अपना ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी आप लोग लेके आइए, उसके बाद हम बात करेंगे। डीजी साहब ने यह आश्वासन दिया कि आप लोगों के मौखिक बात से हम कुछ नहीं करेंगे, जो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ आपके बीच वो क्या लिखित है वो देखने के बाद हम जांच बैठाएंगे, उसके बाद हम लेबर ऑफिस में बात करेंगे, फिर बताएंगे। और बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। धातकेडी हरजन बस्ती में मुखिया चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी कायम है। सभी प्रत्याशी गर्मजोशी से प्रचार में जुटे हैं। 15 नवंबर को धातकेडी हरजन बस्ती में मुखिया चुनाव होना है। विभिन्न प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रसार में जुटे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोक लुभावन वायदे भी किए जा रहे हैं। खड़ा हो रहे हैं, आप उसमें वोट देने के लिए जरूर पधारें। मेरा नाम सागर मुखिया है। किस चीज का प्रचार चल रहा है? ये मुखिया चुनाव अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें 10 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसमें मैं अकेले। अब मुझे उम्मीद है कि मैं इस चुनाव में विजय हासिल करूंगा और मैं बधाई का पात्र देता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस चुनाव का ये आह्वान रखा है। क्या काम रहेगा? पहला काम क्या करेंगे आप? मेरा पहला काम मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा ये है कि मैं पहले जीत कर अगर आता हूँ तो मैं समाज में भलाई, जिस तरह से स्वर्गीय जगदीश मुखी अध्यक्ष पद में रहकर जिस तरह से काम किए थे, समाज सुधारक का काम किए थे, अच्छे माने जितने भी बड़े बड़े मुद्दों को भी उन्होंने घर पे ही सॉल्व किया था। मेरा सबसे बड़ा माने अहमियत यह रहा है कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षा का प्रचार करूंगा और नशाखोरी, ये सब जितने भी गंदे माने धंधे होते हैं उन सबको रोकने का काम करूंगा। दूसरी ओर मुखिया चुनाव के लिए नामांकन भरने वाली जुझारू नेत्री रेखा मुखी ने भी नामांकन भरा था, मगर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जिससे वह काफी खफा थीं। ये इलेक्शन 15 तारीख को होने वाला था और ये लोग माने 2 नवंबर से ऐड कर रहा था। 30 नवंबर तक लास्ट ये लोग का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का था, जमा देने का था। और हम उसी हिसाब से लोग जो पर्चा बांटा उसी को देख के ही हम भी नॉमिनेशन किए। पर उसमें ये बोला कि वो महिला लोग का हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपसी में कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं, वो आपसी तुम लोग तो समाज को ऐसी आपसी कर करके तो समाज को बेच के रखा है। क्या आपका नॉमिनेशन क्या हुआ? मेरा नॉमिनेशन लाके घर में लाके वापस कर दिया गया। क्या किया नॉमिनेशन? मेरा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया कि वो लोग तो जान रहे थे कि ये सक्षम और कर्मठ व्यक्ति है, जुझारू है, समाज के प्रति अच्छा काम करेगा तो बुराइयों का फलित नहीं होगा। इस कारण से हमको मेरा वहाँ नॉमिनेशन रद्द किया। वहाँ जो कुर्तियाँ है, शराब विक्रेता और ये आपका ये मटका चल रहा है, गांजा बिक्री हो रहा है, कम उम्र के बच्चे सब पी के मर रहे हैं, बेरोजगारी के तहत हो रहे हैं। महिला लोग उसमें कम उम्र का लोग महिला लोग को शादी विवाह करवा देते हैं, अपना मनमानी तरीका से समाज को चलाते, जिससे हम लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, इन लोगों के चलते हम लोग को बदनामी उठानी होती है, समाज में निंदित होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा में कर्मठ व्यक्ति आए और समाज में अच्छे कार्यों को लाए। ऐसा कोई है क्या शर्त क्या कि महिला खड़ा नहीं हो सकती वहाँ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग महिला को डर है इन लोगों को, खास करके रेखा मुखी के प्रति, क्योंकि वो हमेशा समाज में विकास लाना चाहती है। शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी, ये कहना है जमशेदपुर मौसम विभाग का। शहर में तेजी से बढ़ रही ठंड से लोग परेशान होने लगे हैं। गुरुवार को 10.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया,
जमशेदपुर मौसम विभाग के प्रमुख गणेश प्रसाद ने कहा कि शीतलहर का असर है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से जारी है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में तापमान में और गिरावट आएगी। तापमान और थोड़ा वैसा है और गिरेगा कहते हैं 10 डिग्री आएगा करीब लगभग कल 10 डिग्री आने की संभावना है। क्यों ठंडा मतलब अचानक नहीं बादल फटने के बाद ऐसा हुआ कि हाँ वेदर जब का नाम बादल नहीं रहेगा आकाश में तो जो मन के बादल नहीं रहता है तो फिर ठंडा पड़ने का है। ऐसे तो अभी कोल्ड वेव आया नहीं है। कोल्ड वेव आने से आपको उधर से आता है मेडिटेरियन सी से। विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी के विरोध में आजसू कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विद्युत जीएम कार्यालय का घेराव किया और 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। अनियमित विद्युत आपूर्ति के विरोध में आजसू कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष समीर महंती के नेतृत्व में विद्युत जीएम के बिष्टुपुर स्थित कार्यालय का घेराव किया एवं 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। उनके साथ बाबर खान, चन्नू गुप्त सिंह, सुनील महतो भी शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्रों के लोग दोनों ही बिजली से तरसते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो बिजली का समस्या एक इतना माने व्यापक समस्या हो गया है कि आज़ादी का 70 साल पार हो गया, झारखंड राज्य का 13 साल पार हो गया है। इस धरती का इंसान चांद पहुंच गया है। अभी भी ऐसा बहुत सारे गांव हैं जहां जैसा हमारा बरागुड़ा क्षेत्र में, घाटशिला क्षेत्र में करीब 100 ऐसा गाँव है जहाँ आज तक बिजली का पिलर तक नहीं पहुँचा है और आज तक बिजली का बत्ती नसीब में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अविलंब वहाँ पर बिजली पहुंचाया जाए। उसके बाद राजीव गांधी विद्युतीकरण से सरकार ने एक ठेका पूर्ण कर दिया है। ठेकेदारी प्रथा से वो काम हुआ है और बिजली का माने जब से ये शुरू है उसके बाद ही 1 महीना 2 महीना के अंतर ही वहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर जलने लगा है। जहाँ ऐसा बहुत सारे गाँव है जहाँ 1 साल तक बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। गांव का गरीब निरीह आदमी उसका बिल भी दे रहा है और ट्रांसफार्मर भी आज तक नहीं पहुंचा है। सरकार का किसी तरह का कोई ध्यान नहीं। आप लोग क्या करने हैं? हम लोग आज एक अल्टीमेटम देंगे, 15 दिन का समय देंगे कि 15 दिन के अंदर अगर व्यवस्था में सुधार नहीं आया, लोड शेडिंग लगातार चल रहा है, 15 दिन के अंदर अगर इस तरह का सुधार नहीं आएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन, कुछ भी आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। तिलक पुस्तकालय में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव प्रभारी जवाहरलाल सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला अध्यक्ष रविंद्र झा, भरत सिंह, आनंद बिहारी दुबे, रामाश्रय प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर विचार मंथन हुआ। की बैठक है और हम लोग 1 महीना का जो कार्यक्रम होगा कि कैसे कांग्रेस को धारदार और तेज बनाया जाए, इसके लिए जो आम जनता की समस्याएं हैं उनको लेके हम लोग धरना प्रदर्शन पूरे जिला मुख्यालय में पहला दिन होगा, उसके बाद प्रखंड मुख्यालय में होंगे और जितने बूथ के हमारे साथी हैं उनको हम लोग संगठित करेंगे। और हम लोग को सबसे अपार हर्ष ये हुआ कि पिछले बार हम कार्यकर्ताओं की यहाँ मांग थी कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ से लड़े, जिसको हमारे हाईकमांड ने ये मान लिया है कि हाँ हम लोग ये सीट कांग्रेस की है। पहले से भी कांग्रेस यहाँ लड़ता आया है और यहाँ कांग्रेस के मतदाताओं का रुझान है, इसीलिए कांग्रेस इस लोकसभा सीट को लड़ेगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और हम लोग इस सीट को जीतेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बागबेड़ा के रहने वाले फागू तिवारी नामक व्यक्ति को बस ने ठोकर मार दिया, जिससे उसका बायां पांव पूरी तरह से कुचल गया। मजदूरी का काम करने वाले फागू तिवारी ने कहा कि जुगसलाई के पास वह सड़क पार करने के लिए खड़ा था, तभी अनियंत्रित बस ने उसे ठोकर मार दिया और उसका एक पांव कुचल दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। हमारा रोड के किनारे पर खड़ा था, बस वाला चढ़ा दिए थे। कौन बस खड़ा था? वो निगम लिखा था। अच्छा। नगर निगम बस। कहाँ पर खड़ा था? जुगसलाई खड़ा थे। अच्छा। मार्केट के बगल में थे। कहाँ रहे थे? आ रहे थे घर। किरासन तेल ठेला हॉकर संगठन के सदस्यों ने उपायुक्त से मिलकर डिपो से जाकर तेल लेने में असमर्थता जताई है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे किरोसिन तेल हॉकर्स ने कहा कि पहले उन्हें तेल क्षेत्र में ही मुहैया होती थी, पर अब बर्मा माइन स्थित डिपो जाकर तेल लाने को कह रहे हैं, जो उनके लिए संभव नहीं है। उनका नेतृत्व मोहन साहब कर रहे थे।
जाकर तेल उठाकर पहुंचना, ये आदेश वापस लो, घूम कर थोक पीड़ितों को तेल देना होगा। 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर में हम लोग को तेल बोल रहा है डिपो से तेल लेने के लिए, तो डिपो से हम लोग वितरण स्थल तेल लाने में असमर्थ है। रास्ता में आने में दिक्कत है, वहाँ छीनो लोग रास्ता में तेल ले सकता है, लूट सकता है, मारपीट हो सकता है। जो हम लोग के वितरण व्यवस्था चल रहा था कि क्षेत्र में ही आम जनता के बीच हम लोग तेल मिलता है, आम जनता के बीच में ही हम लोग तेल बांटना चाहते हैं। डिपो से तेल उठाकर हम लोग वितरण करना हम लोग नहीं चाहते हैं। ग्रेजुएट कॉलेज में मानवाधिकार दिवस के मौके पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता लाना था। GHRC द्वारा मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ग्रेजुएट कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में छात्राओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। GHRC के विष्णु गुप्ता ने कहा कि अधिकांश छात्र अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हैं। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम करती है, तो उसी प्रोग्राम के तहत हम लोग एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो आज उसी क्रम में ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन के साथ GHRC हमारी संस्था मिलकर यहाँ मानवाधिकार की जागरूकता स्टूडेंट्स में फैलाने के लिए आज एक स्पीच कॉन्टेस्ट और एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट। किस चीज़ के ऊपर ये इसका टॉपिक, आज का टॉपिक ह्यूमन राइट एंड पुलिस। मानगो बस पड़ाव में मूलभूत सुविधाओं की मांग स्थानीय लोग एवं बस संचालक कर रहे हैं, मसलन शौचालय, शेड और साफ सफाई इत्यादि। मानगो बस पड़ाव में साफ सफाई का इतना अभाव है कि हर तरफ सड़ांध की स्थिति है और लोग नाक ढकने को मजबूर हैं। बस संचालकों का कहना है कि वे अपने खर्च पर मजदूर लगाकर साफ सफाई करवाते हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए शौचालय शेड भी नहीं है। इस पड़ाव से कुल 150 बसें विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलती हैं। एक भी नल नहीं है और शौचालय के जैसे कि लेडीज के बाथरूम के लिए समस्या, पेशाब करने का जहाँ तहाँ आदमी करता है। शौचालय तो है, पानी पीने का नहीं है, उसमें मान लेंगे 5 रुपए देने के बाद कोई जाएगा। यात्री लोग बोलिए नहीं, यात्री लोग पानी पीने के नहीं है। जो भी चंदा देते हैं हम लोग और सफाई हो रहा है, वो चंदा देकर प्राइवेट लेबर हम लोग मंगाकर सफाई करवाते हैं, कोई सफाई नहीं है। कितनी गाड़ी चल रही है स्टैंड से? स्टैंड से लगभग 150 गाड़ी चलती है, लोकल से लेकर और नाइट सुपर तक। उलिडी में बुधवार को 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार मामले में SSP ने कहा कि जांच पूरी साइंटिफिक तरीके से चल रही है। उलिडी में बुधवार को 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुए बलात्कार कांड पर SSP अमोल वेणुकांत ने कहा कि दोनों के कपड़ों की मेडिकल जांच हो रही है। अभी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग उसमें पूरा साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पीड़िता का भी मेडिकल जांच हो रहा है, साथ ही साथ जो अभियुक्त है उसका भी मेडिकल जांच हो रहा है। अभियुक्त के और पीड़िता के कपड़ों को हम लोगों ने जब्त किया है, जिसको कि हम लोग FSL जांच के लिए भी भेज रहे हैं। और बाकी क्योंकि पीड़िता अभी छोटी है, तो जब वो थोड़ी सी बयान देने के स्टेज में होगी तो उसका हम लोग बयान वगैरह भी सब चीज़ लेंगे, लेकिन पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी ताकि अभियुक्त को किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन की खामी का लाभ नहीं मिले। गुरुवार को एक औपचारिक कार्यक्रम में संथाली वेबसाइट लॉन्च की गई। इस मौके पर विधायक रामदास सोरेन भी मौजूद थे। गुरुवार को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में संथाली वेबसाइट लॉन्च की गई। इससे देश भर के संथाली भाषा भाषी ऑनलाइन लाभ उठा सकेंगे। इस मौके पर विधायक रामदास सोरेन, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, रमेश हांसदा आदि मौजूद थे। ये जो वेबसाइट का लॉन्चिंग हो रहा है, ये मार्केटिंग की वजह से। आज मार्केट जितना ज़्यादा आप स्प्रेड कर सके वो अपने लिए फ़ायदा है। तो आज जब वेबसाइट की ही सब जगह डिमांड है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वेबसाइट के थ्रू ही हर जगह हम लोग पहुँच सकते हैं। आज अगर हॉल्स और ये की बात करें तो सीमित हो जाएगा हमारा जो संथाल है, लेकिन आज वेबसाइट लॉन्च करके हम ऑल ओवर वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो वेबसाइट लॉन्च करने का ये सबसे बड़ा मकसद था। दूसरा है आर्टिस्ट अपना एक प्रोफाइल रहेगा जो आज तक हमारा नहीं बना था। एक डाटा कलेक्ट हो रहा है, इसमें आपको फिल्म्स मिलेंगे, मोर देन 10,000 गाना मिलेंगे। फिल्म्स 100 से ज़्यादा है जो अभी तक बने हैं। तो ये सब पिक्चर कहाँ बने हैं? ये सब झारखंड में बने हैं, बंगाल में बने हैं। किस भाषा से बने? संथाली भाषा में बने हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अलाव सहित सड़क निर्माण की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने उपायुक्त से शहर में विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था, रिक्शा चालकों के लिए रैन बसेरा एवं गरीबों के बीच कंबल वितरण की मांग की है। गरीबों में कंबल वितरण करना। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए शहर में विभिन्न इलाकों में अलाव की व्यवस्था करने की मांग, गरीबों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के बीच कंबल वितरण करने की मांग, और बस स्टैंड में जो रिक्शा चालक हैं, कुली वगैरह हैं जो माल उतारते चढ़ाते हैं, उनको भी एक रैन बसेरा टाइप का बनाने के मांग को लेकर के, तथा नया कोट में MGM हॉस्पिटल से लेकर के सिद्धू कानू चौक तक रोड की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उस पर चलना मुश्किल है। इन 5 मांगों को लेकर के हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के यहाँ आज ज्ञापन दे रहे हैं। दयानंद पब्लिक स्कूल में गुरुवार को वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्पर्धाओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। Dear children, a very good morning to you all. It's indeed wonderful to come and see children out in the playground, out in JRD, on the tracks, marching so beautifully, looking full of energy. That's what children should be doing, and that's what we like to see children do. Because sports is in a very, very important way to inculcate a discipline in us. And we want all the children to actually come forward. Today, all of you are spending all your time on the internet, on Facebook, but a healthy